कैसे हैं आप लोग? आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं कुछ समय से कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन पर, पॉलिटी पर कुछ वीडियो बना रहा हूं और उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों की गति बढ़ रही है। पिछले टर्न पर मैंने फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों के विषय में बात आपसे शुरू किया था और मैंने कल पिछले टर्न पर कहा था कि ये मौलिक अधिकार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बैकबोन हैं, रीढ़ हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जहाँ से हमको बहुत से राइट्स मिले हैं। और मैं पिछले टर्न पर मैंने आर्टिकल 12, 13, 14, 15 इनको डिस्कस किया था। आज मैं कुल मिला के कहीं ना कहीं निश्चित रूप से इस फंडामेंटल राइट्स में जो समानता का अधिकार है उस पर मैं 14 और 15 पर डिस्कस कर चुका हूँ। अब समानता के अधिकार में जो अगला आर्टिकल है, अगला अनुच्छेद है, वो है अनुच्छेद 16। और आज मैं अनुच्छेद 16 पर आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं। कहीं ना कहीं जो अनुच्छेद 16 की बात है, आप जानते हैं कि पहली बात अनुच्छेद 16 में कही गई है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता, अवसर की समानता। यानी अवसर की समानता का मतलब क्या है? यानी कि रोजगार में कुल मिला के कहीं कि रोजगार देने में राज्य सभी नागरिकों के साथ समान अवसर प्रदान करेगा। यानी राज्य नागरिकों को कहीं ना कहीं निश्चित रूप से रोजगार देने में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, सबके साथ समानता का कहीं ना कहीं व्यवहार होगा, सबको रोजगार पाने में कुल मिला के समान अवसर प्रदान किया जाएगा। जैसे मैंने कहा कि लोक नियोजन में अवसर की समानता पहली बात है। यानी राज्य अपने नागरिकों को कुल मिला के कहीं ना कहीं निश्चित रूप से रोजगार के मामले में या नियुक्तियों के मामले में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करेगा। यहां तक ये तक कहा गया है कुल मिला के इसी आर्टिकल में, अनुच्छेद 16 में ही, कि राज्य अपने नागरिकों को रोजगार देते समय धर्म, मूल वंश, जाति, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव और निवास के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। अब जरा समझिएगा, अनुच्छेद 15 में जाइए। आर्टिकल 15 में 5 आधार हैं कि धर्म है, मूल वंश है, जाति है, लिंग है, जन्म स्थान है। ये 5 आधार हैं। यानी राज्य अपने नागरिकों के साथ इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। ये कौन सा आर्टिकल कह रहा है? अनुच्छेद 15। लेकिन यहां 2 मामला और आ बढ़ गया कि राज्य अपने नागरिकों के साथ रोजगार के अवसर प्रदान करने में या रोजगार देने में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, ये तो 5 पहले से थे, साथ में उद्भव और निवास, इन 7 आधारों पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। यानी यहां 7 आधार हो गए। यानी राज्य अपने नागरिकों में धर्म के आधार पर, मूलवंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, डिसेंट यानी उद्भव के आधार पर और निवास के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन कुल मिला के मैंने कहा ना कि जब आप अनुच्छेद 14 में जाते हो तो वहां 2 चीजें हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ, समानता का अधिकार जो ये दिखाई दे रहा है। लेकिन मैंने वही बताया था कि अनुच्छेद 14 में एक और बात है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यानी समान स्थिति, समान परिस्थिति में लोग जो हैं उनको समान संरक्षण मिलना चाहिए। यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का अर्थ यह कि जो कमजोर है, जो वीकर सेक्शन है समाज का, उसको कुल मिला के कहीं ना कहीं डोमिनेंट लोगों से, मजबूत लोगों से संवैधानिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। और इसीलिए यहां तक तो बात समझ में आ रही है कि 16(1), 16(2) में यह कह दिया कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव और निवास के आधार पर 7 प्रकार के कुल मिला के आधारों पर भेदभाव नहीं होगा। लेकिन इसी आर्टिकल में थोड़ा अगर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं तो कुल मिला के आर्टिकल 16(3) क्या कहता है कि राज्य निवास के आधार पर भेदभाव कर सकता है। यानी राज्य
निवास के आधार पर विभेद कर सकता है, भेदभाव कर सकता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन राज्य निवास के आधार पर अगर अपने नागरिकों में भेदभाव करेगा तो इसके लिए कानून बनाना पड़ेगा, और इस प्रकार का कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है। ये ध्यान रखिएगा, इस प्रकार का कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को है। यानी संसद अपनी विधि या कानून के द्वारा किसी राज्य विशेष के नागरिकों को निवास के आधार पर उस राज्य की सरकारी सेवाओं के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। यह सब क्यों व्यवस्था की गई? मानकर चलिए किसी राज्य में कुल मिला के बहुत अत्यंत जो है पिछड़ा क्षेत्र है, वहां के लोग कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जो है बहुत पिछड़े हैं, जो सेवाओं में नहीं आ पा रहे हैं, तो उनका उद्धार कैसे किया जाएगा? यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसीलिए अनुच्छेद 3 कहा गया, 16(3) कहा गया कि निवास के आधार पर कुछ जगह पर भेद हो सकता है। फिर मैं वहीं आना चाहता हूं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यानी कि राज्य को, यदि संसद को, राज्य विभेद करेगा लेकिन संसद कानून बनाएगा, और संसद मैंने क्या कहा, कानून इस तरह से बनाएगा किसी राज्य विशेष के तुलना के, क्योंकि संसद निश्चित रूप से ऐसी विधि या कानून बनाएगा, मैंने अभी कहा, जो किसी राज्य विशेष के लिए हो, और उस राज्य के को जो पिछड़े क्षेत्र हो, उन पिछड़े क्षेत्रों के लोगों के लिए कहीं ना कहीं राज्य की सेवाओं में निवास के आधार पर कहीं ना कहीं प्रावधान कर सकता है, उनको प्राथमिकता दे सकता है। और ऐसा भी हुआ भी है। 98वां संविधान संशोधन अगर जाके देखें तो 98वां संविधान संशोधन जो कह रहा है, उसमें कर्नाटक के राज्यपाल को विशेष अधिकार दिया गया है। यानी कर्नाटक के राज्यपाल को विशेष प्रावधान दिया गया है 98वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 98वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कर्नाटक के राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया है कि कर्नाटक हैदराबाद जोन के जो पिछड़े क्षेत्र के लोग हैं, उनको निवास के आधार पर सरकारी सेवाओं में या नौकरियों में प्राथमिकता दी जा सकती है। इसी प्रकार से आप हिमाचल प्रदेश में चले जाइए, त्रिपुरा में चले जाइए, मणिपुर में चले जाइए, कुछ पिछड़े क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान है। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से निवास के आधार पर आर्टिकल 3 कहता है कि राज्य किसी भी कीमत पर कुल के कहीं कि अगर उसे लगता है तो कुल के अलग से कानून बन सकता है, भेद कर सकता है, लेकिन कानून बनाने का अधिकार फिर मैंने कहा संसद को है। तो अनुच्छेद 16(3) की बात हो गई। अगर थोड़ा सा मैं कुल के 16(3) के बाद अब हम 16(4) में आना चाहते हैं कि 16(4) क्या कहता है, यह भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और 16(4) तो महाराज बड़ा गज है कुल के, इसके लिए तो बड़ा बवाल रहा, क्योंकि 16(4) में यह प्रावधान है कि यदि राज्य की सेवाओं में पिछड़े वर्ग के जो उस राज्य में पिछड़े हों, उनको अगर सरकारी सेवाओं में या उस राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो राज्य उनके लिए कहीं ना कहीं अलग से प्रावधान कर सकता है। फिर आप सुनिए कि अनुच्छेद 16(4) कहता है कि यदि राज्य की सेवाओं में पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, जो पिछड़े कहीं कहीं वर्ग के हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, दलित लोग या कुल के ओबीसी के लोग, यदि इनका सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो राज्य इनके लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। यानी सरकारी सेवाओं में इनके लिए विशेष प्रतिनिधित्व की बात कर सकता है। और इसी अनुच्छेद 16(4) के आधार पर SC, ST, OBC के आरक्षण का प्रावधान सरकारी नौकरियों में किया गया है। 15(4) मैंने बताया था, तो 15(4) में कुल के शैक्षणिक संस्थाओं में रिजर्वेशन की बात इन्हीं वर्गों के लिए, लेकिन 16(4) यह कहता है कि SC, ST और OBC के लिए सरकारी नौकरियों में कुल के कहीं ना कहीं विशेष प्रावधान यानी आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। यानी इस प्रकार से आरक्षण की बात 16(4) कर रहा है, जिससे इस समाज के लोग भी सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो सके या पहुंच सके। इस प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओबीसी का मापदंड क्या होगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कुल के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े होंगे, ध्यान रखिएगा आर्थिक नहीं है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े होंगे उन्हीं को इस कैटेगरी में लाभ मिलेगा। तो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े होंगे उस ओबीसी को SC, ST के आरक्षण का प्रावधान है। किसमें? आर्टिकल 16(4) में। आपको मालूम होना चाहिए कि कुल के थोड़ा सा मैं कुल के अगर बात को आगे बढ़ाऊं तो अनुच्छेद 340 यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको चर्चा करना जरूरी है। अनुच्छेद 340 में कुल के प्रावधान है
कि राज्य पिछड़ों की जांच के लिए या पिछड़े वर्ग की कुल मिला के कहीं न कहीं स्थिति को जानने के लिए एक आयोग का गठन कर सकता है। और इसी अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रपति महोदय ने, यानी हमारे राष्ट्रपति महोदय ने 1953 में 1953 में काका कालेलकर कमीशन गठित किया 1953 में। यानी 1953 में, पूरी कहानी आप सुन लीजिए, कुल मिला के आर्टिकल 340 के तहत हमारे राष्ट्रपति महोदय ने अनुच्छेद 340 के तहत 1953 में इन पिछड़ों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए काका कालेलकर कमीशन गठित किया। 1955 में इसने रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में इसने कहा कि भाई पिछड़ों को कुल मिला के पर्याप्त प्रतिनिधित्व, यानी उनको आरक्षण मिलना चाहिए। अंततः वो कुल मिला के कहने की जो रिपोर्ट थी वो ठंडे बस्ते में डाल दी गई। उसके बाद मोरारजी देसाई की सरकार आई, प्रधानमंत्री जो थे मोरारजी देसाई, और मोरारजी देसाई ने 1978 में 1978 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में फिर एक पिछड़ा वर्ग कमीशन गठित करवाया। और जो पिछड़ा वर्ग कमीशन था, बीपी मंडल मतलब बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बिहार के बहुत बड़े नेता थे, उनके कुल मिला के नेतृत्व में एक कुल मिला के फिर कमीशन बनता है जिसको कुल मिला के मंडल कमीशन कहते हैं। और इस मंडल कमीशन की जब बात आती है तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, इस मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो है 1979 में दी, और 1978 में नहीं, ये 1978 में गठित जरूर हुआ था, लेकिन उसने काम करना 1979 में शुरू कर दिया। और 1980 में जैसे इसकी रिपोर्ट आती है, इस रिपोर्ट के पश्चात, रिपोर्ट आती कुल मिला के रिपोर्ट से पहले ही मोरारजी देसाई की सरकार जा चुकी थी। यानी बीपी मंडल साहब जो कुल मिला के कहने की पिछड़ों की जांच कर रहे हैं कि जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हैं उनके रिजर्वेशन मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, इनकी स्थिति क्या है, जब मंडल कमीशन कुल मिला के कहने के निश्चित रूप से इसकी जांच कर रहा था, और जब उसने रिपोर्ट 1980 में दी तब तक मोरारजी देसाई सरकार जा चुकी थी और इंदिरा गांधी की सरकार आ गई, और इंदिरा गांधी ने फिर इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। 1900 कुल मिला के कहने के निश्चित रूप से अगर थोड़ा जाए 1990 के दशक में अगर हम बात करते हैं तो 1990 के दशक में आपको मालूम होना चाहिए कि बीपी सिंह की सरकार थी, और बीपी सिंह की सरकार को लगा कि कहीं ना कहीं निश्चित रूप से इस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को, रिकमेंड को कुल मिला के जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है उसको लागू होना चाहिए। इसीलिए 1990 में बीपी सिंह सरकार के कुल मिला के कहने के निश्चित रूप से बीपी सिंह सरकार ने इस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया, और पिछड़ों को जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े थे उनके लिए 27% का रिजर्वेशन दिया। अब जब 27% का रिजर्वेशन जो है 1990 में, अगस्त 1990 की बात है, इस प्रकार से मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर जब 27% रिजर्वेशन मिलता है तो उसके बाद कहीं ना कहीं निश्चित रूप से इसको कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि आरक्षण के मामले में एक बहुत बड़ा कुल मिला के विवाद जो है भारत के इतिहास में, भारत के संवैधानिक इतिहास में रहा है। उस विवाद का नाम है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का मामला है, भारत संघ 1992 का। और इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ में मामले में हुआ क्या, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ में कुल मिला के 27% को कोर्ट में इंदिरा साहनी ने चैलेंज किया कि यह असंवैधानिक है। इस प्रकार से कुल मिला के जब ये 1992 में इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में कुल मिला के कोर्ट में चैलेंज होता है तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बड़ा सुंदर डिसीजन दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए ओबीसी को, पिछड़े वर्ग को जो 27% रिजर्वेशन मिला है वो संवैधानिक है, क्योंकि संविधान में प्रोविजन है कि कुल मिला के राज्य चाहे तो पिछड़ों को, और पिछड़े कौन से, जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हैं उनको कुल मिला के राज्य की सेवा में प्रतिनिधित्व दे सकती है, रिजर्वेशन दे सकती है। एचएम कानिया साहब उसमें चीफ जस्टिस थे। इस बेंच 9 सदस्यीय बेंच थी, 6-3 से फैसला हुआ, और इस तरह से कुल मिला के कहीं 1992 में इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में पिछड़े वर्ग को कुल मिला के 27% रिजर्वेशन को वैध ठहराया, उचित ठहराया। लेकिन उसने यहां तक एक बात और भी कही कि जो पिछड़े समाज में, ओबीसी में जो कुल मिला के यह कह सकते हैं कि संपन्न है, जिसको हम क्रीमी लेयर कहते हैं, जो आर्थिक दृष्टि से मजबूत हैं, उनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलना चाहिए। बहुत सही बात है कि भाई संविधान का उद्देश्य यही है कि कमजोर को आगे बढ़ाना, तो चाहे वो दलित समाज का हो, चाहे पिछड़े समाज का हो। कल भी हमने इस बात को कहा था, आज भी हम इस बात को कह रहे हैं कि जो लोग रिजर्वेशन पाकर, वो किसी भी समाज के हो, चाहे दलित के हो, चाहे पिछड़े को हो, चाहे जिस समाज के भी हो, अगर वो रिजर्वेशन पाकर समाज के मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं, वो बड़े बड़े पदों पर नियुक्त हो चुके हैं या सरकारी पदों पर नियुक्त हो चुके हैं, तो उनको अब आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। ये मेरा व्यू है।
ये मेरा अपना व्यू है, क्योंकि संविधान का उद्देश्य कुल मिला के कहीं ना कहीं कमजोर लोगों को आगे ले जाना है। जिस प्रकार से कुल मिला के कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसका कुछ समय दवाई दी जाती है, ट्रीटमेंट दिया जाता है, और जब वो स्वस्थ हो जाता तो थोड़ी दवाई खिलाई जाती है, उसको बराबर थोड़ी दवाई खिलाई जाती कि नहीं साहब आप स्वस्थ हो गए फिर भी दवाई खाते रहो। इस तरह से रिजर्वेशन की भी पॉलिसी है कि जिन लोगों को लाभ मिल चुका है, जो डॉक्टर बन चुके हैं, इंजीनियर बन चुके हैं, प्रशासक बन चुके हैं, समाज में विकास की मुख्य धारा में अपना सहयोग दे रहे हैं, उनको रिजर्वेशन का लाभ उनके परिवार को नहीं मिलना चाहिए, उनके बच्चों को नहीं मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि 27% रिजर्वेशन को उसने वैध ठहराया, लेकिन साथ में उन्होंने एक बात और भाई कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिजर्वेशन 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं निश्चित रूप से मैंने अभी कहा कि 16(4) में विशेष प्रावधान है कि राज्य को लगता है कि उसकी सेवाओं में पिछड़ों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो उनका प्रतिनिधित्व दे सकता है। इसी आधार पर SC, ST, OBC को रिजर्वेशन मिला, और जिसको मैंने कहा कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कुल मिला के इसको वैध ठहराया। क्लियर? आगे चलिए। इसके बाद आते हैं हम 16(5) पे। 16(5) अब ये 16(5) क्या है? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 16(5) क्या है। 16(5) जैसे मैंने क्या कहा कि वहां कह रहा है कुल मिला के आर्टिकल 16(2) कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास और उद्भव के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। 7 क्राइटेरिया बताए, लेकिन मैंने अभी कहा कि निवास के आधार पर भेदभाव हुआ और जरूरी है, क्योंकि जो कुल मिला के पिछड़े क्षेत्रों में रह रहे हैं उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनको कुल मिला के कहीं की प्रायोरिटी दी जाना चाहिए। इसी प्रकार से 16(4) में मैंने कहा कि कुल मिला के कहीं कि निश्चित रूप से जो समाज का उपेक्षित वर्ग है, शोषित वर्ग है, उसको भी मुख्य धारा में लाना चाहिए, तो 16(4) दिया गया। लेकिन 16(5) क्या है? 16(5) है कि राज्य धर्म के आधार पर भी विभेद कर सकता है, यानी धर्म के आधार पर भी भेदभाव, धर्म के आधार पर भी विभेद कर सकता है। कौन? राज्य। संसद को यह अधिकार है, संसद को यह शक्ति है कानून बनाने की कि किसी धार्मिक संस्था की बात आए, किसी संप्रदाय विशेष की संस्था की बात आए, तो उस धार्मिक संस्था या उस संप्रदाय विशेष की संस्था में उस धर्म विशेष के लोगों की नियुक्ति का प्रावधान कर सकती है। कौन? राज्य कर सकता है। मानकर चलिए कोई मंदिर है यार, या कुल मिला के कोई मस्जिद है, आप देखिए डिफेंस सेक्टर में कुल मिला के जो आर्मी वगैरह में पुजारियों की भर्ती होती है, तो आप दूसरे लोगों को लाकर नहीं ना भर्ती कर दिया जाएगा। इसीलिए यहां कहा गया है कि धार्मिक आधार पर राज्य भेदभाव कर सकता है, यानी कोई धार्मिक संस्था हो, कोई धार्मिक ट्रस्ट हो, कोई सांप्रदायिक संस्था, सांप्रदायिक तो नहीं कहना, कोई संप्रदाय विशेष का ट्रस्ट हो, तो उसमें उसी पंथ, उसी धर्म के लोगों को प्राथमिकता दी जा सकती है। बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रकार से 16(5) की भी बात मैंने कहा कि कहीं ना कहीं निश्चित रूप से किसी धार्मिक संस्था में या किसी संप्रदाय विशेष का जो ट्रस्ट है, संस्था है, उसमें उस धर्म के लोगों को प्राथमिकता दी जा सकती है, ऐसा 16(5) कहता है, और ये उचित भी है। इसके बाद अगर थोड़ा सा हम लोग और आगे याद बात करें तो इसी 16(5) के बाद जो है 16(6) है, और 16(6) है तो कल मैंने 15(6) पढ़ाया था, और 15(6) में मैंने कहा था कि कुल मिला के 103वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम ये कब बना? 2019 में। और इसमें क्या प्रावधान है कि जो कहीं ना कहीं सामान्य वर्ग के लोग हैं, जिनको हम जनरल कैटेगरी कहते हैं, आप ये बताइए कि सामान्य वर्ग में सब करोड़पति हैं, उसमें गरीब नहीं हैं, उसमें कमजोर नहीं हैं, तो उनको लाभ नहीं मिलना चाहिए। भाई संविधान का मोटिव क्या है कि कमजोर को आगे बढ़ाना, तो सामान्य वर्ग में भी तो कमजोर लोग हैं, उनको भी तो लाभ मिलना चाहिए। तो ये बिल्कुल जो है संविधान से मैं तो इसका बड़ा जो है कहीं ना कहीं सराहना करता हूं 193 को, कि सामान्य वर्ग में जो कुल मिला के कहीं ना कहीं आर्थिक दृष्टि से कमजोर है। देखिए यहां आर्थिक पक्ष लगाया गया है, आर्थिक दृष्टि से जो कमजोर लोग हैं, ध्यान रखिएगा, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में कुल मिला के कहीं ना कहीं इसको क्लू किया गया था। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में कुल मिला के कहीं कि नरसिंह राव सरकार ने 1991 में जब कुल मिला के सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन दिया था, तो उस समय कुल मिला के कहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान में आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन का कोई प्रावधान है ही नहीं। इंदिरा साहनी के मामले में बात कर रहा हूं,
वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि जो 27% है वो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर दिया गया है, इसीलिए ये तो वैध है। लेकिन जो 10% कुल मिला के रिजर्वेशन दिया गया है ये अवैध है, क्योंकि संविधान में जो वर्तमान संविधान है उसमें आर्थिक आधार पर कोई भी पिछड़ेपन की बात नहीं की गई है। इसमें संविधान में संशोधन हो सकता है तो हो सकता है, तो कुल मिला के कहने की 103वां संविधान संशोधन हुआ 2019 में, और अंततः उसके बाद कुल मिला के कहीं न कहीं निश्चित रूप से सरकारी सेवाओं में आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए लोग हैं, कहां के पिछड़े, सामान्य वर्ग के पिछड़े लोग, जो सामान्य वर्ग में जो 10% लोग हैं, जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोग हैं, उनको 10% रिजर्वेशन देने की बात की गई है। इंदिरा साहनी मामले में इस 10% रिजर्वेशन को इसलिए कैंसिल किया गया था, इसलिए अवैध किया गया था क्योंकि वहां पर इस प्रकार का प्रोविजन नहीं था। इसीलिए सरकार को कुल मिला के कहीं न कहीं संविधान संशोधन करना पड़ा, और संविधान संशोधन करके सामान्य वर्ग के कुल मिला के कहीं न कहीं जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोग हैं उनको भी सरकारी सेवाओं में 10% रिजर्वेशन देने की बात की गई है। ये आर्टिकल 16(6) कहता है। इस प्रकार से हम लोगों ने अनुच्छेद 16 की बात समझ लिया है। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को पीछे ले जाना चाहता हूं। अनुच्छेद 16 के बाद अब थोड़ा सा हम लोग कुल मिला के अनुच्छेद 17 पर आना चाहते हैं, और अनुच्छेद 17 क्या कह रहा है यह बात हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए अनुच्छेद 17 की बात करें, आर्टिकल 16 तो बात हो गई, अनुच्छेद 17 क्या कह रहा है। अब अनुच्छेद 17 क्या कह रहा है आप सब लोग जानते हैं, अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, यानी अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता का निषेध, अस्पृश्यता का अंत कह सकते हैं। भाई साहब बहुत दुख होता है, हिंदुस्तान को तबाह करने में इस छुआछूत का सबसे बड़ा रोल है, हिंदुस्तान को बर्बाद करने में इस ऊंच नीच की भावना का सबसे बड़ा रोल है, हिंदुस्तान को बर्बाद करने में जो जाति व्यवस्था का समीकरण था इसका सबसे बड़ा रोल था। अगर ये छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, शोषण अगर ये नहीं हुआ होता तो मेरा तो यह मानना है कि हिंदुस्तान में इस्लाम और हिंदुस्तान में अंग्रेज कामयाब नहीं हुए होते। आप इस बात को समझिए, क्योंकि हिंदुस्तान में जो बाहर से लोग आ रहे हैं, चाहे वो अरब आ रहे हैं, चाहे तुर्क आ रहे हैं, क्या वो बाहर से बहुत बड़ी सेना लेकर आ रहे हैं? क्या मुगल आए, बाबर आया तो बहुत बड़ी सेना लेकर आ गया? आप इतने शक्तिशाली थे, करोड़ों की तादाद में थे, आप हार गए? क्या उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी उनकी सेना की? नहीं। अंग्रेज आए तो वो भी मुट्ठी भर आए, फ्रांसीसी आए तो मुट्ठी भर आए, लेकिन आपके ऊपर अंग्रेजों ने कब्जा किया। क्यों? क्योंकि आप बटे हुए थे, आप इस बीमारी से निकल नहीं पा रहे थे, इस छुआछूत की भावना से निकल नहीं पाए। आप शोषण की राजनीति करते रहे, आप दबाने और कुचलने की राजनीति करते रहे। समाज बिखरा हुआ था, और समाज में कुल मिला के कहीं न कहीं निश्चित रूप से एक शोषित तबका था, और शोषित तबका कहीं न कहीं निश्चित रूप से शोषण करने वालों से मुक्त होना चाहता था। इसीलिए अंततः कहीं न कहीं निश्चित रूप से वो आपके साथ खड़ा नहीं हुआ, आपके साथ खड़ा नहीं हो पाया। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो बड़े पैमाने पर कन्वर्जन हुआ है इस शोषण का परिणाम है। मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान को तबाह करने में निश्चित रूप से आप मान के चलिएगा इस शब्द का सबसे बड़ा रोल है। और आज भी हम मुक्त नहीं होना चाहते हैं, आज भी हम कुल मिला के इस बीमारी से कुल मिला के निकलना नहीं चाहते हैं। सब कुछ खोने के बाद भी कुल मिला के हम कुल मिला के इसको गले लगाए हुए हैं। मैं यही बात आपको कहना चाहता हूं कि अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17 बहुत बड़ी बात है, और अस्पृश्यता के अंत की बात अनुच्छेद 17 कहता है। अस्पृश्यता का या अनटचेबिलिटी जो भी कह दो का अंत, तो अस्पृश्यता का अंत यानी कि इस प्रकार से छुआछूत की भावना को बढ़ाने वाला कोई भी आचरण किया जाएगा, स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 17 कहता है। यानी छुआछूत या अस्पृश्यता को बढ़ाने वाला कोई भी आचरण होगा तो वह दंडनीय होगा, ध्यान रखिएगा, वो निषिद्ध है। यानी अस्पृश्यता का अंत है, अस्पृश्यता निषिद्ध है, छुआछूत समाज में नहीं होगी, ये संविधान मेरा कह रहा है। और अगर इस छुआछूत को बढ़ावा कोई देता है, इस अस्पृश्यता को बढ़ावा देता है, अनटचेबिलिटी की कोई बात करता है, तो वो निषिद्ध तो है लेकिन साथ में दंडनीय अपराध भी है, वो दंडनीय अपराध है। इसी मौलिक अधिकार का जो लास्ट कुल मिला के अनुच्छेद है, अनुच्छेद 35, इस अनुच्छेद 35 में कुल मिला के इस अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए कानून बनाने का कुल मिला के अधिकार है। अनुच्छेद 35 कुल मिला के कहने की हमको अधिकार देता है कि अस्पृश्यता नामक इस बीमारी को समाप्त करने के लिए राज्य कानून बना सकता है।
और इसीलिए कुल मिला के आपको मालूम होना चाहिए, इस अनुच्छेद 35 के आधार पर ही, इस अनुच्छेद 35 के आधार पर ही अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 बना, जिसमें अस्पृश्यता को, छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया कि आपको दंड दिया जाएगा। इस प्रकार से अनुच्छेद 35 में कुल मिलाकर अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए विधि बनाने का प्रावधान है और उसी के आधार पर अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 बना, जिसमें कहीं ना कहीं निश्चित रूप से अपराध, छुआछूत को दंडनीय अपराध माना गया है। इसी में 1976 में संशोधन होता है और 1976 में जब संशोधन, इसी 1955 में, तो उसके बाद कुल मिलाकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, इसको थोड़ा और सख्त बनाया गया। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 इस तरह से आता है, 1976 में संशोधन होता है और सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, या यूं कह सकते हैं कि सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1955, इस तरीके से कुल मिला के इसको कानूनों के द्वारा अंततः अनटचेबिलिटी को पूरी तरह से दंडनीय बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं, ये अनुच्छेद 17 जो है, ये समानता का अधिकार का सबसे विशिष्ट उदाहरण है, राइट ऑफ इक्वलिटी का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो अनुच्छेद 17, जिसमें अस्पृश्यता को समाप्त करो, छुआछूत को समाप्त करो, सब लोग बराबर हैं, सब लोग समान हैं। क्या गजब की बात है यार। हिंदुस्तान का संविधान यूं ही नहीं बन गया कि सोए थे और संविधान बन गया। मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि जितनी चिंता हमारे परिवार के लोगों की हमारी नहीं है, सन 47 से 50 के बीच में बैठे हुए वो लोग हैं, वो संविधान विशेषज्ञ हैं, वो संविधान सभा है जो संविधान बना रही है और हमारी सबसे ज्यादा चिंता कर रही है कि हिंदुस्तान का जो उपेक्षित शोषित तबका है उसको किसी तरह से परेशानी नहीं होनी चाहिए, जिसका कुल मिला के हम लोग कहीं ना कहीं निश्चित रूप से नजारा देख रहे हैं। तो अनुच्छेद 17 को दंडनीय अपराध किया गया इन कानूनों के द्वारा। साथ में कुल मिला के ध्यान रख लेना, ये अनुच्छेद 17, मैंने क्या कहा, अनुच्छेद 17 सिर्फ राज्य के खिलाफ ही नहीं है, ये राज्य के खिलाफ ही नहीं है कि राज्य जो है छुआछूत की बात नहीं, व्यक्तियों के खिलाफ भी है। इस अनुच्छेद 17 की बात सबसे बड़ी बात है कि अनुच्छेद 17 का अधिकार सिर्फ राज्य के खिलाफ ही नहीं मिला है, व्यक्ति के खिलाफ भी मिला है। यानी कोई भी व्यक्ति छुआछूत की भावना या इस प्रकार का आचरण करेगा तो उसको भी दंड दिया जाएगा और बिल्कुल दिया जाना चाहिए। तो इस तरह से अनुच्छेद 17 की बात हम लोगों ने किया, बड़ा अच्छा लगा। कुल मिला के कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जब संविधान पढ़ते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है यार कि कुल मिला के कहीं ना कहीं निश्चित रूप से आप देखिए कितने परिश्रम के साथ इस तरह से गढ़ा गया और उसी कानून और नियमों और विधियों के साथ हमारा देश आगे बढ़ रहा है। इसके बाद हम आते हैं अनुच्छेद 18 पर। तो अनुच्छेद 18 क्या कहता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अनुच्छेद 18 कहता क्या है। अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, बहुत अच्छी बात कह रहा है। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत, टाइटल्स। आखिर कौन सी उपाधियां, थोड़ा सा सन 47 से पहले चले जाओ। सन 47 से पहले औपनिवेशिक शासन काल में अंग्रेजों ने यहां के बहुत से लोगों को राय बहादुर, राज बहादुर, सुना होगा, महाराज, दीवान, नाइट, सर, न जाने कितनी उपाधियां दी थी। ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों के थोड़े से कुल मिला के कहीं के पीछे चलते थे। तो औपनिवेशिक शासन काल में जब राज बहादुर, राय बहादुर, दीवान, राजा, महाराजा, इस प्रकार से नाइट, सर की जब उपाधियां इस प्रकार की दी जाने लगी, तो ये उपाधियां अगर भारत में चल रही होती तो कुल मिला के भेदभाव नहीं होता। आप सोचिए इस बात को। चूंकि ये जो उपाधियां हैं, राय बहादुर, राज बहादुर, कुल मिला के नाना प्रकार की महाराज, ये उपाधियां सामाजिक भेदभाव का कहीं न कहीं प्रमाण है। इसीलिए कुल मिला के हमारे संविधान विशेषज्ञों को लगा कि इन उपाधियों का अंत होना चाहिए, क्योंकि ये उपाधियां रहेंगी तो समाज में कुल मिला के कहीं न कहीं भेदभाव बढ़ेगा, ऊंच नीच की भावना बढ़ेगी। इसीलिए कुल मिला के इन उपाधियों को एबॉलिश किया गया, इन उपाधियों का अंत किया गया, क्योंकि ये सामाजिक विभेद का कारण बन जाती हैं। लेकिन राज्य ने यह कहा कि हम सभी उपाधियों का थोड़ी अंत करेंगे, कुछ उपाधियों को कुल मिला के कहीं ना कहीं होना भी चाहिए। तो वो कौन सी उपाधियां हैं? तो अनुच्छेद 18 के तहत यह व्यवस्था की गई है कि कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ सेना और शिक्षा,
इससे संबंधित उपाधियां ही मान्य होंगी। इन राज्य, सेना और शिक्षा को छोड़कर किसी भी प्रकार की कोई उपाधि किसी को नहीं प्रदान करेगा। तो आप कहोगे सर ये सेना और शिक्षा को लेकर कुल मिला के उपाधियां देने की परंपरा क्यों है? अरे भाई साहब, ये इंस्पायर करती हैं लोगों को यार। सेना में उपाधियां लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर, आप देखिए कुल मिला के कहने के निश्चित रूप से नाना प्रकार के चक्र है, महावीर चक्र, परमवीर चक्र, ये क्या है? ये आपको प्रेरित कर रही हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही हैं। और कुल मिला के शिक्षा में कुल मिला के जो उपाधियां हैं, जैसे डॉक्टर की उपाधि है, तो इस तरह से जो ये उपाधियां होती हैं, शिक्षा की उपाधि हो, शैक्षणिक उपाधियां हो और चाहे सैनिक उपाधियां हो, ये सभी उपाधियां हमें इंस्पायर करती हैं, हमें प्रेरित करती हैं। किसके लिए? आगे बढ़ने के लिए। इसीलिए कुल मिला के इनको संविधान में स्थान दिया गया है। यानी राज्य, सेना और शिक्षा को छोड़कर और कोई किसी भी प्रकार की कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। साथ में भारत का अगर कोई नागरिक है और भारत का कोई नागरिक अगर किसी विदेश से कोई उपाधि प्राप्त करना चाहता है, या कोई विदेश उसको कुल मिला के कहीं कोई दूसरा देश उसको उपाधि दे रहा है, तो इस भारत के नागरिक को कुल मिला के राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। यानी कोई भी भारतीय नागरिक अगर दूसरे देश से उपाधि प्राप्त करता है या उसे दूसरा देश उपाधि दे रहा है, तो वो तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक हमारे राष्ट्रपति महोदय अनुमति नहीं दे देंगे। यानी राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही आप कुल मिला के कहने की दूसरे देश से कोई भी उपाधि ग्रहण कर सकते हैं। राष्ट्रपति के बिना अनुमति के कोई भी भारत का नागरिक किसी दूसरे विदेशी राज्य से या किसी दूसरे देश से किसी भी प्रकार की कोई उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता है। क्लियर? एक प्रश्न और पूछा जा सकता है आप लोगों से कि कुल मिला के थोड़ा सा इस विषय पर मैं बात करना चाहता हूं। ये बात क्या है, इसको समझा जाए। 1996 में कुल मिला के आपको बताना चाहता हूं, बालाजी राघवन बनाम भारत संघ, बालाजी राघवन बनाम भारत संघ, बनाम भारत संघ। तो बालाजी राघवन बनाम भारत संघ 1996 में एक मामला गया कि भाई ये जो पद्म विभूषण है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्मश्री है, ये सब कुल मिला के कहीं ना कहीं निश्चित रूप से ये भी तो उपाधियां हैं और ये भी तो समाज में भेद डालती हैं। 1996 में बालाजी राघवन बनाम भारत संघ में मामला गया कि जो पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्मश्री है, ये सब भी तो उपाधियां हैं, ये भी तो समाज में कुल मिला के भेद डालने का काम करती हैं। तब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डिसीजन दिया था कि ये उपाधियां नहीं हैं, ये पुरस्कार हैं। ये उपाधियां नहीं हैं, पुरस्कार हैं। और किसी भी तरीके से ये संविधान के किसी भी तरह से कुल मिला के वैधता को नहीं नकारता है। यानी संवैधानिक रूप से ये कुल मिला के जो पुरस्कार हैं वो वैध हैं, इनका औचित्य है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि पद्म विभूषण, पद्मश्री या पद्म भूषण ये किसी भी तरह से कुल मिला के उपाधि नहीं है, कोई भी सामाजिक भेदभाव इससे पैदा नहीं होता है। यानी कि ये पुरस्कार हैं और कुल मिला के संवैधानिक दृष्टि से इनका औचित्य है, इनको दिया जाना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि कुल मिला के कहने के निश्चित रूप से जब ये बात लागू हो जाती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बात यहां कहा कि जिसको भी कुल मिला के इस प्रकार के पुरस्कार मिलेंगे, चाहे भारत रत्न हो, चाहे पद्मश्री हो, चाहे पद्म भूषण हो, चाहे पद्म विभूषण हो, तो वो अपने नाम के आगे या पीछे यानी उपसर्ग और प्रत्यय के रूप में इन कुल मिला के पुरस्कारों का उपयोग नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया ये पुरस्कार दिए जाने चाहिए, लेकिन इन पुरस्कारों का उपयोग जो पाने वाला व्यक्ति है वो अपने नाम के आगे या नाम के पीछे इसका उपयोग नहीं करेगा। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। इस प्रकार से मैं कहना चाहता हूं कि उपाधियों के द्वारा, उपाधियों के अंत के द्वारा कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जो समाज में भेद या विभेद पड़ सकता था उसको भी कुल मिला के कहीं कहीं सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से नकार दिया। मैं ये कहना चाहता हूं ये अनुच्छेद 18 के द्वारा इस तरीके से थोड़ा सा हम लोग अगर बात को चर्चा में करें तो मैंने कहा कि बहुत जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में जो समानता का अधिकार है, निश्चित रूप से मैंने आपको 14, 15, 16, 17, 18 पढ़ा दिया है और ये समानता का अधिकार है। और निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आएगा, चाहे कुल मिला के 16 में
लोक नियोजन में अवसर की समानता हो, चाहे 70 में अस्पृश्यता का अंत हो यानी छुआछूत की समाप्ति हो, या अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। और मैंने अभी कहा कि कुल मिला के निश्चित रूप से पद्म विभूषण, पद्मश्री या पद्म भूषण ये पुरस्कार हैं, ये उपाधि नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है, और इसीलिए इनको कुल मिला के दिया जा सकता है। संवैधानिक रूप से इनका औचित्य है, यानी ये संवैधानिक रूप से वैध है। इस प्रकार से मैं कहना चाहता हूं कि समानता का अधिकार समाप्त हो गया ये मेरा। आगे मैं कुल मिला के कुछ और टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ूंगा, लेकिन आपसे आशा रखता हूं कि आप लोग कहीं ना कहीं पूरी तरह से पूरे डिवोशन के साथ, जिस प्रकार से एक टाइगर होता है वो अपने कहीं ना कहीं शिकार के पीछे जैसे ही शिकार देखता है और वो जान जाता है शिकार रेंज में आ गया तो अपना 100% उस शिकार को पाने के लिए लगा देता है, उसी प्रकार से आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगाना होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी लोगों को नमस्कार करता हूं और इस प्रकार से कुल मिला के वंदे मातरम, भारत माता की जय, और देशभक्ति का जज्बा अपने दिल में बनाए रहो, इसके लिए मैं आप सभी लोगों से प्रार्थना करता हूं। आप सभी लोगों को नमस्कार।